नमस्कार, मुंबई से दंगल के महाराष्ट्र स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साहिल जोशी। अभी से ठीक 24 घंटे के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। किसकी बनेगी सरकार, महायुति या महाविकास आघाड़ी की? हालांकि नतीजों से पहले ही दोनों खेमों में हलचल तेज हो गई है, खास करके महाविकास आघाड़ी के खेमे में, जहां शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि उनके विजयी उम्मीदवारों को तुरंत मुंबई में होटलों में रखने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। संजय राउत, शिवसेना के सांसद, उनका यह कहना है कि साफ उनको लगता है कि महायुति की नजर उनके विधायकों पर रहेगी, तोड़ने फोड़ने की कोशिश होगी, लिहाजा ऐसी कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि क्या महाविकास आघाड़ी को चुनाव के बाद अपने विधायकों में तोड़फोड़ का डर सता रहा है? दूसरी बड़ी बात यह है कि अब की बार महाराष्ट्र चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बम्पर वोटिंग की है। सवाल यह है कि महिलाओं के वोटिंग का फायदा किसे होने जा रहा है? तो आज के दंगल में बहस का यही मुद्दा रहेगा। अलग अलग मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं यह रिपोर्ट। भारत के सबसे धनी राज्य की सियासी किस्मत के फैसले में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जीत के अपने अपने दावे और उन दावों के दम पर अपनी अपनी पार्टी के नेताओं को सहेज कर रखने की जद्दोजहद भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर ज्यादातर एग्जिट पोल में महायुति और महाविकास आघाड़ी में कांटे की टक्कर दिखाई गई है। दोनों खेमे सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं, लेकिन खबर और बड़ी इसलिए हो गई है क्योंकि नतीजों से पहले ही इसमें रिसोर्ट पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा है कि जीत कर आने वाले विधायकों के मुंबई में रुकने के लिए होटल की व्यवस्था हो रही है, क्योंकि उन पर किसी की नजर हो सकती है। आप भी सुनिए। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160, 165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो? भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा ये लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। नहीं, मैं उनसे कहूंगी ये सारी टेंशन लेने की उनकी जरूरत नहीं है कि होटल्स बुक करें और चॉपर्स बुक करें। उनको महाराष्ट्र की जनता उनको छुट्टी देने वाली है अगले 25 साल के लिए। जिस तरीके से लूट मचाया है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरीके से अदानी की सरकार चली है, वो खत्म होने वाली है। जनता हमें बहुमत देगी, स्पष्ट सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी। संजय राउत ने नतीजों से पहले ही आंकड़ा भी दे दिया है कि महाविकास आघाड़ी के 160 से ज्यादा विधायक चुनकर आ रहे हैं और उनके ठहरने के लिए होटल रिजॉर्ट का इंतजाम भी किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने अपने अपने नेताओं से ऑनलाइन मीटिंग की और नेताओं से कहा गया कि जो भी विधायक जीते वो महायुति के बहकावे में न आए। सभी विजयी उम्मीदवारों को कहा गया है कि वो शनिवार शाम तक मुंबई पहुंच जाएं। हालांकि सी वोटर के एग्जिट पोल में महायुति को बढ़त के साथ 112 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि महाविकास आघाड़ी को 104 सीट मिलने की संभावना है। सर्वे में 61 सीटों पर कांटे की टक्कर दिखाई गई है। वैसे हाल के सालों में देश के कई राज्यों में रिसोर्ट पॉलिटिक्स का चलन शुरू हो गया है। ताजा मामला महाराष्ट्र का है, जिसमें सवाल उठता है कि क्या महाविकास आघाड़ी को चुनाव के बाद अपने विधायकों में तोड़फोड़ का डर है? क्या एमबीए की कोशिश है कि उनके खेमे का विजयी उम्मीदवार महायुति के संपर्क में नहीं आए? क्या ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है कि जीत की स्थिति में महाविकास आघाड़ी को सरकार बनाने में कोई दिक्कत न हो? इस बीच एक और बड़ी खबर ये भी है कि मुंबई में शिवड़ी सीट से एमएनएस उम्मीदवार बाला नंदगांवकर ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट का एक बड़ा बयान सामने आया है।
थोराट ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी में सबका स्वागत है, मतलब नजर दूसरे खेमे के विधायकों पर भी रहेगी। आम्ही एकत्रपणे बसलो, महाविकास आघाडीचे आम्ही सर्व, आणि त्यामध्ये एक चर्चा केली, सर्व आढावा आम्ही केलेला आहे, एकत्र रिपोर्ट घेतलेले आहेत आणि माननीय पवार साहेबांना आता आम्ही भेटून सगळ्या जी वस्तुस्थिती आहे, काय काय घडलं याचा चर्चा त्यांच्याबरोबर केली आहे। माननीय उद्धवजींबरोबर सुद्धा आम्ही चर्चा केलेली आहे आणि आमचं मत पक्कं झालेलं आहे की आमच्या जागा येत आहेत आणि आम्ही सहजपणे सरकार बनवू शकतोय, इतकी चांगली परिस्थिती आमची राहणार आहे। महाविकास अघाड़ी की तैयारी पुरजोर है, लेकिन शिवसेना ने नसीहत दी है कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना देखें। यहाँ स्पष्ट रूप से महायुति जीत के आएगी और जो लोग विवादक बयान कर रहे हैं, मैं यही कहूंगी कि आपकी नैया तो डूब चुकी है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए। कुल मिलाकर मामला अब रिसोर्ट पॉलिटिक्स पर आकर टिक गया है। अपने अपने खेमे को दुरुस्त रखने की कवायद है। हालांकि सब कुछ निर्भर करता है चुनावी नतीजों पर, क्योंकि असली खेल उसके बाद ही शुरू होगा। आज तक ब्यूरो। तो आज की चर्चा यही होगी कि क्या महाराष्ट्र में दोबारा रिसोर्ट पॉलिटिक्स देखना मिल सकता है? क्या महाराष्ट्र में अगर सीधे नतीजे नहीं आते हैं, किसी एक को बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या दोबारा महाराष्ट्र में रिसोर्ट पॉलिटिक्स की नौबत आएगी? क्योंकि 26 तारीख तक का ही समय महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए है। अगर 26 तारीख तक कोई सरकार नहीं बना पाया तो राष्ट्रपति शासन लगाना होगा और उसके बाद एक बार फिर यह कवायद शुरू हो सकती है। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल जिस तरीके से नतीजे दिखा रहे हैं, बड़ा दिलचस्प हो जाएगा महाराष्ट्र का मामला। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, अभय दुबे नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, उसके साथ आनंद दुबे शिवसेना यूबीटी के स्पोक्स पर्सन है, और गुलाब चंद दुबे शिवसेना के, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी इस चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले संजय राउत ने जो बयान दिया है कि परिणाम कल आएंगे, हमें यकीन है कि हम बहुमत हासिल करेंगे, हमारे पास 150-160 विधायक हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद संजय राउत ये कह रहे हैं, आनंद दुबे, कि हमें रिसोर्ट में लेके जाना पड़ेगा, होटल में रखना पड़ेगा अपने विधायकों को। अभी 2 साल के बाद तो अपने पास सारे निष्ठावान लोग आ गए होंगे, अभी भी विधायकों पर भरोसा नहीं है कि आपको, कि वो आपके साथ रहेंगे? नतीजे क्या आएंगे वो तो बात की बात है। आनंद जी। साहिल जी नमस्ते। हमें हमारे विधायकों पर 100% विश्वास है। चूंकि महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा राज्य है, 36 जिले, 48 लोकसभा और 288 विधानसभा है, तो अगर सब चुनकर आते हैं और सब इकट्ठे रहते हैं, एक जगह रहते हैं, तो आगे की प्रक्रिया के लिए संवाद करना आसान होगा अगर सब एक जगह रहेंगे। अब एक जगह सब रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि इतना बड़ा घर तो किसी का नहीं है कि 150, 160, 65 विधायक इकट्ठे रहेंगे। तो महाविकास आघाड़ी की योजना है कि सब लोग एक साथ रहें, एक जगह रहें, कांग्रेस के विधायक, शिवसेना के विधायक और राष्ट्रवादी के विधायक, ताकि उनसे संवाद किया जा सके। गवर्नर साहब से कैसे मिलना है, सरकार कैसे बनानी है, मंत्रिमंडल कैसे फाइनल करना है, ये सारी योजनाओं के लिए एक जगह तो रखना ही पड़ेगा हम एक दूसरे को, और लोग रखते ही हैं। अच्छा, दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का जो अब तक का इतिहास रहा है, ऑपरेशन लोटस जो करती है, उससे भी हमें मुक्ति मिल जाएगी। अगर हम सब एक रहेंगे, तटस्थ रहेंगे, एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, तो उनसे भी दूरी बनाकर रखेंगे। हमें उनसे दूरी भी बनानी है और अपने काम को अंजाम भी देना है। तो संजय राउत साहब यही कहना चाह रहे हैं कि अगर सब इकट्ठे रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी कहती थी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम कह रहे हैं कि हम सब एक रहेंगे तब सरकार मजबूत चलाएंगे। तो सिंपल सी बात है, इसमें किसी को कोई और गुरहेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के अब तक का जो इतिहास रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसीलिए सबको साथ में रखने की जरूरत पड़ रही है। सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र में रिसोर्ट पॉलिटिक्स के पीछे सवाल क्या है, क्यों जरूरत पड़ रही है। ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को चुनाव के बाद अपने विधायकों के लिए तोड़फोड़ का डर सता रहा है? क्या एमवीए की कोशिश है कि उनके खेमे का विजयी उम्मीदवार महायुति के संपर्क में नहीं आए? उनकी कोशिश रहेगी कि भाई उनके संपर्क में ना आए। क्या यह कदम इसलिए भी उठाया जा रहा है कि जीत की स्थिति में महाविकास आघाड़ी को सरकार बनाने में कोई दिक्कत ना आए? कांग्रेस के प्रवक्ता, मुझे यह सवाल पूछना है कि क्या आपको डर सता रहा है? भाई शिवसेना तो पहले से बोल रही है कि हमको तो रिसोर्ट पे रखना पड़ेगा, होटल में रखना पड़ेगा।
क्या आपके विधायकों के लिए भी यही कोई तैयारी आपकी हो रही है? क्या आपको लगता है कि इसकी नौबत आएगी? देश के लोगों, जो भी आप ये चैनल देख रहे हैं, विडंबना देखिए कि पत्रकार महोदय उन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, उन लोगों पर ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो शिवसेना हो, कांग्रेस हो, एनसीपी, शरद पवार जी की। लेकिन जो खोखे का खेल खेलकर प्रजातंत्र को शर्मसार कर रहे हैं, ये उनकी तरफ इशारा तक नहीं कर रहे हैं। ये घृणित खेल भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल खेल रहे हैं। आज से नहीं, याद कीजिए उत्तराखंड में हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार यह कहकर गिरा दी कि सदन में एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं कर पाई। सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा दिया और कहा कि इसका कॉग्निसेंस लेने का अधिकार सर्वोच्च अदालत को भी नहीं है, तो मोदी की कैबिनेट कैसे तय कर सकती? कर्नाटक में यह खेल खेला, मध्य प्रदेश में यह खेल खेला, महाराष्ट्र में यह खेल खेला। जनता की चुनी हुई सरकारों को अपहरित करने का काम भारतीय जनता पार्टी घृणित तरीके से करती। जितनी अधिक आलोचना भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति के लिए की जानी चाहिए, हम करते हैं, और इसी का परिणाम भुगतेगी भी ये राजनीतिक दल। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की जनता को छला है, इतने जख्म दिए हैं। बताइए, अडानी जी के नाम कर दिया महाराष्ट्र आपने, प्रोजेक्ट सारे छीन कर ले गए। धारावी के गरीब लोगों का कसूर क्या था? कहते हैं सन 2000 के पहले जो धारावी है उसी को हम मान्यता देंगे, उसी को हम 350 स्क्वायर फीट का घर देंगे। बाकी के लोगों को नकार दिया। महाराष्ट्र से एयरबस का प्रोजेक्ट छीन कर ले गए, फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट छीन कर ले गए। सुनिए ना, तो महाराष्ट्र को हजारों सोयाबीन का किसान त्राहिमाम कर रहा था प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र का। वो विदर्भ और मराठवाड़ा जहां सबसे अधिक सीटें आप लड़ रहे हैं, बीजेपी 31, विदर्भ में 47 सीटें लड़ रही है और मराठवाड़ा में 20 सीटें। बहुत बुरी तरह वहां पर सबसे ज्यादा सीटें इन्होंने वहां ली है। अभय दुबे तो जी, जो लोकसभा का परिणाम अभी सुनिए ना अभय दुबे जी, मेरी भी बात सुन लीजिए ना जी, मेरी भी बात सुन लीजिए। मुझे एक्चुअली उस डिबेट में नहीं जाना था, लेकिन क्योंकि आपने मुझ पर तंज कसा है कि भाई डिबेट की शुरुआत में डर तो आपके नेता ने संजय राउत ने कहा इसके लिए सवाल पूछना लाजमी था, लेकिन आप मुझे बोल रहे हैं कि आप विडंबना देखिए कि उनको पूछने के बजाय मैं आपको पूछ रहा हूं करके। इसके लिए मुझे याद दिलाना पड़ेगा आपको। महाराष्ट्र की राजनीति को मैं भी बहुत नजदीक से जानता हूं। शरद पवार की जो कांग्रेस की सरकार, सुन लीजिए, अभी कांग्रेस की सरकार 1990 में आई थी ना, तब वो पूरे बहुमत से नहीं आई थी। तब सबसे पहले तो उन्होंने जनता दल को तोड़ा था, 14 विधायक उनके लेके आए थे। उसके बाद छगन भुजबल जो शिवसेना के नेता थे, उनके साथ में 8 शिवसेना के विधायकों को तोड़ा था। और तब छगन भुजबल नागपुर में वहां छुप के बैठना पड़ा था उनको, क्योंकि भाई उन शिवसेना से तोड़कर वो कांग्रेस के साथ जा रहे थे। तो ये रिसोर्ट पॉलिटिक्स कोई नई नहीं है महाराष्ट्र में, इससे पहले कांग्रेस भी कर चुकी है। अब सत्ताधारी बीजेपी है, तो बीजेपी भी वही खेल करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए सिर्फ सवाल पूछा था। मुझ पर तंग कसने से आपका डर खत्म नहीं होगा। आज की स्थिति में संजय राउत जैसे नेता आकर टीवी के सामने ये कह रहे हैं कि हमको विधायकों को होटल में रखना पड़ेगा, आपके विधायकों पर आपको भरोसा नहीं है, ये भी तो ये बात दिखाता है ना। तो ये डर अरे ये डर प्रजातंत्र का है, ये डर राजनीतिक दलों का नहीं है। प्रजातंत्र की शाखा आप बताइए ना, भावना गवली, यशवंत जाधव, यामिनी जाधव, हसन मुंशरिफ, प्रदीप सरदेसाई, प्रफुल्ल पटेल, अजीत दादा पवार, कैसे तोड़े इन्होंने? क्या ऐसा खेल खेला गया कि पहले सीबीआई ईडी के छापे पड़वाओ, उसके बाद क्लीन चिट देते जाओ? ये महाराष्ट्र के साथ घृणित खेल खेल रही भारतीय जनता पार्टी, और उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं आप पर तंज नहीं कस रहा था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में यह कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो खेल खेल रही है वो बहुत घृणित खेल है। प्रेम शुक्ला जी, आपने इतना खेल कर चुके हैं ना 2019 के बाद में, कि आपके विरोधकों को लगता है कि भाई जो मध्य प्रदेश में आपने किया, कर्नाटक में आपने किया, वही महाराष्ट्र में भी करेंगे, तो पहले से वो सब सारे विधायकों को समेट कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस बार ये सब करने की नौबत आएगी आप पर? क्योंकि आप उसको ऑपरेशन लोटस नाम दे देते हैं, और ऑपरेशन लोटस जो पहले ऑपरेशन कांग्रेस हुआ करता था, अब ऑपरेशन लोटस बन गया है। तो वो ऑपरेशन लोटस लेकर आप विधायकों को लेकर चले जाते हैं। इस बार तो ये जरूरत नहीं आएगी ना आपको? देखिए, दगाबाजी करना, विधायक खरीदना बेचना, ये कांग्रेस का शगल रहा है, धंधा रहा है। पिछली बार 2019 में, साहिल जी आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, जनादेश किसको था? भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन को था कि नहीं था? 161 सीटें थी। तो उद्धव ठाकरे को खरीदा था, लालच दी थी, क्या किया था कि उद्धव ठाकरे
जिसके साथ चुनाव लड़े थे उसको कहते हैं दगा आपने देकर वादा खिलाफी की थी ना सर। भाग खड़े हुए थे। ये सत्य है कि नहीं है? झूठ बोल रहे हैं वो। उनके सामने जो है, उनके घर के पीछे बीकेसी के मैदान में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके मुंह पर चुनावी सभा में कहा था कि देवेंद्र फडणवीस जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। उसी समय खड़े होकर कह देना था नहीं मैं मुख्यमंत्री का, मुझे वादा किया गया है। डर रहे थे तब। क्या था उनको? शेर चूहा बन गया था तब। वो तो खुद को शेर कहते हैं ना, चूहा बन गए थे क्या? इस बार और तो चुनाव किसी के को बाद वादा नहीं अचानक किया है ना। कोई साक्षात्कार हो गया कि नहीं मुझे ये वादा किया गया। नहीं, सबके सामने कहा गया कि भाई विधायक दल तय करेंगे चुनाव के बाद। तीनों दलों के विधायक दल जो है और नेता मिलकर तय करेंगे। और दूसरी बात, जो अभय दुबे प्रजातंत्र की हत्या कर रहे थे, नेहरू हत्यारे थे प्रजातंत्र के। 1957 से 1967 तक 648 विधायकों को कांग्रेस ने अलग दलों से तोड़कर अपनी पार्टी में लाया था। और जब 1967 में तो इसीलिए आप भी यही करेंगे। विधायक दल ने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ के इनकी सरकारें गिरानी शुरू कर दी। नहीं सुनिए तो, अब आप उनको सुना, थोड़ा मुझे भी सुन लीजिए साहिल जी। और मैं तो आप पे तंज भी नहीं कर चलिए सुन लेते हैं। मैं तो सिर्फ इतिहास बताऊंगा। नहीं चलिए, 1967 में चलिए ठीक है, जब संयुक्त विधायक दल ने इनकी सरकारें गिरानी शुरू की, तब पहली बार जो है उन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ लाया। पहली बार तय हुआ कि भाई जो है एंटी डिफेक्शन लॉ आना चाहिए। उस पर समिति बनाई गई। उसके बाद जो है, और वो समिति बनी थी आदरणीय यशवंतराव चौहान की अध्यक्षता में। उसके बाद इन्होंने 1984 में एंटी डिफेक्शन लॉ लाए, 1/3 वाला। तो साहब उसके बाद भी आप ही ने याद दिलाया, 1991 में 1/3 जो है शिवसेना नहीं टूटती थी। उसके 51 विधायक थे, 12 विधायक छगन भुजबल के साथ गए थे। फिर भी जो है मधुकर राव चौधरी तत्कालीन विधानसभा के अध्यक्ष ने उन 12 को असंलग्न विधायक कहकर उसको मान्यता दे दी थी। तो 1-2 नहीं, मैं 50 उदाहरण दे सकता हूं। ये तो निर्वाचित सरकारें जिनकी विधानसभा में बहुमत था। तो आप 2003 की बात भूल रहे हैं ना प्रेम शुक्ला जी। हमने एक सरकार प्रेम शुक्ला जी 2003 में आपकी सरकार थी। अरे सुनिए तो, 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब 2/3 का फैसला आपने किया। आपने कहा कि भाई 2/3 नहीं रहेंगे, 2/3 भी अगर बाहर निकले तब भी उनको दूसरी पार्टी में मर्ज होना पड़ेगा। अब यहां पर महाराष्ट्र में तो कोई नया ही खेल कर दिया ना आपने। हाँ, तो जो उन्होंने किया वही आपने भी किया। नहीं, इसके कारण डर दोनों को सताता है कभी कभी। जो सत्ता में, केंद्र में सत्ता में, उसको डर नहीं सताता। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है साहिल जी। इसका उत्तर सुन लीजिए। हमने 2/3 वाले को मान्य कर रखा, क्योंकि तो जो टूटा है विधायक दल, उद्धव ठाकरे ने तोड़ा है। निर्वाचन आयोग के सामने जो रिकॉर्ड है, विधानसभा अध्यक्ष के सामने जो रिकॉर्ड है, असली शिवसेना तो एकनाथ शिंदे की है। तो उद्धव ठाकरे बागी हैं, दगा उन्होंने दिया। और दूसरी तरफ अजीत पवार को शरद पवार ने दगा दिया। हमने बिल्कुल किसी पार्टी को नहीं तोड़ा है। तोड़ा है शरद पवार ने और उद्धव ठाकरे ने। तकनीकी सत्य ये है। चलिए, तकनीकी तथ्य ये है। अभय दुबे जी को जवाब देना है। बोलिए अभय दुबे जी। 5 सेकंड बोलो। कितने दूध के धुले हैं सब लोग। बोलिए पूरे देश ने ये देखा है, पूरे देश ने देखा है कि कैसे इस देश के प्रजातंत्र को छला। बिल्कुल कितने धुले। वो व्यापारी के घर में बैठकर बैठक करते हैं। महाराष्ट्र के लोगों आपकी अस्मिता को ये चुनौती दे रहे हैं। और किस लिए कर रहे हैं? मुट्ठी भर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए। मैंने तथ्यात्मक बात पूछी थी कि बताइए महाराष्ट्र के किसानों को धोखा दिया कि नहीं दिया? वो अरे मेरी बात सुनिए। मेरे दोस्त सैफुल्ला फारूक को टिकट देने वाले आतंकवादियों को, तारिक अहमद मीर को टिकट देने वालों, जो आतंकवादी पाकिस्तानी, तालिब हुसैन को मंच पे खड़ा करने वालों, जिसको कह रहे थे, जिसको कहते थे कि मुंबई बम धमाके का आरोपी, उसको आपके साथी सहयोगी ने टिकट दिया नवाब मलिक को। लेकिन गठबंधन आपने नहीं तोड़ा। प्रफुल्ल पटेल को कहते थे दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ, इकबाल मिर्ची का साथी प्रफुल्ल पटेल। ये आरोप सारे आपने लगाए थे। अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले, हम पे इल्जाम लगाने वालों। आप कंठ पाप में डूबे हुए हो। आप लोगों ने इसी महाराष्ट्र की भूमि पर मुस्लिम लीग से समझौता करके कारपोरेशन की सरकार, संघ के मुख्यालय जहां है वहां पर बनाई। क्या बकवास की बात करते हो आप?
आपने बकवास। बेच खाया इस देश के प्रजातंत्र को। बकवास। हजारों करोड़ रुपए का खेल खेल रहे हो, और जो ये खेल खेल रहा है बेचा है उस पर सोनिया कार्रवाई बहनों भी ने। नहीं करना 12 लाख चाहते। करोड़ रुपए अमेरिका बेचने की वाली कोर्ट में ये इटली बात वाली सिद्ध हुई सोनिया कि बहनों। हिंदुस्तान में सोनिया बहनों। अरे आप चलिए। 5,38,000 करोड़ रुपए के एनसीएलटी के घोटाले वालों। सोनिया बहनों 23 तारीख के बाद ये सब सोनिया झगड़ा जारी बहनों। रखना है हमें। 23 तारीख के बाद 420 सोनिया बहनों। 5 सेकंड, शुक्ला जी 5 सेकंड बोलना चाहता हूँ, 5 सेकंड। अडानी का 420 पिट्ठू। राहुल हाँ चलिए 5 सेकंड अडानी बोलिए, का क्योंकि पिट्ठू। नहीं गुलाबचंद दुबे 420 है हमारा अंग्रेजों की साहिल पार्टी। भाई, साहिल अंग्रेजों भाई, की अभी- पार्टी। अभय दुबे जी, प्रेम शुक्ला जी 420 सोनिया भाई गांधी, 2 मिनट 420 राहुल 2 गांधी। मिनट 2 मिनट और 420 भाई 1 की मिनट जमानत शांति, पर है। 1 मिनट शांति, 1 मिनट शांति। शुक्ला जी, नहीं, ये कुछ शुक्ला जी, नहीं शुक्ला जी, बोलेगा। 1 मिनट ये शांति, 1 मिनट आतंकवादियों की शांति। पार्टी का आनंद दुबे को अंग्रेजों के आनंद खिलाफ दुबे को 5 420 सेकंड बात को करनी बोलना है। पड़ेगा। अरे आनंद दुबे को चोर, 5 तुम सेकंड बात करनी है, उसके बाद तुम- गुलाब तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष टेलीविजन पर रिश्वत खाते हुए पकड़ाया, वो हमको सब बात कर रहे हैं। अरे पुराने शब्द मत निकालिए, कल तो फैसला आने वाला है, महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं। 30,000 करोड़ शुक्ला जी, रुपए का आनंद दुबे जी, एनसीएलटी का घोटाला तुमने किया। अभय दुबे जी, शुक्ला जी का थोड़ा फेडर डाउन करिए। आनंद दुबे से मुझे एक 5 सेकंड में सवाल पूछना है, और उसके बाद मुझे गुलाबचंद दुबे जी के पास भी जाना है। आनंद दुबे जी 5 सेकंड आपने मांगे थे, आपकी बात खत्म करिए, फिर गुलाबचंद दुबे जी के पास जाऊंगा मैं। अभी शुक्ला जी ने कहा आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब को चूहा और शेर की तुलना कर रहे थे। शुक्ला साहब बताइए कि जो अमित शाह जी मातोश्री 2019 के विधानसभा के चुनाव के पहले सीटों के बंटवारे के बाद आए थे, वो चूहा थे कि शेर थे? हमने तो सुना है कि शेर कहीं नहीं जाता। अगर शेर कहीं नहीं जाता तो जो आए थे वो कौन थे? जो बाला साहब ठाकरे जी के कमरे में बात हुई थी, 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री दोनों दलों का होगा, वो क्या बात थी? अगर देवेंद्र जी को बीकेसी में उन्होंने मुख्यमंत्री संबोधित किया था तो 2.5 वर्ष का था, लेकिन जो दूसरा 2.5 वर्ष था वो शिवसैनिक का था। ये बात आप नहीं बताते देश की जनता के सामने, और आप कह रहे हैं कि उस समय झूठ बात हुई थी। अरे मातोश्री हमारे लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। अगर वहां बैठकर इस संवाद हुआ है, अमित शाह जी और उद्धव ठाकरे साहब बात किए हैं कि हाँ हम आधे आधे पर सहमति बनाते हैं, और आप उसे सिरे से नकार रहे हैं और हमारे नेता को शेर और चूहे के बीच में तुलना कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि जो मातोश्री आए थे वो शेर थे कि चूहे थे? चलिए शुक्ला जी जवाब दीजिए, आप भी तो शेर बातों थे, से कई बार जा चुके हैं। शेर एक थे जमाने में अमित आपका साहब। रोज आना जाना था। नहीं, मैं भी आज गया हूं, और शेर नहीं रोज आना जाना था। शेर के साथ जाते तो चूहे क्या नहीं जाते रहे थे? शेर जब थे तो जा रहे थे, और जब शेर चूहे हो गए, दुम दबाकर अफजल खान के साथ खड़े हो गए, औरंगजेब के साथ खड़े हो गए, और अच्छा। खड़े होने वाले ये समझ लिया, उसके पहले उनका साथ छोड़ गए। हम तो जान इसका गए कि सर्टिफिकेट अफजल खान आप औरंगजेब के साथ जो है इसका उनका सर्टिफिकेट मिलान आप होने वाला बांटेंगे? है। कौन ये शेर खून है, था, कौन चूहा और है, कौन इसका बांटेगा? सर्टिफिकेट और आप कौन बांटेंगे? बांटेगा? अच्छा, कौन बांटेगा? मतलब कांग्रेस ही मौका बांटेंगे। परस्त की राजनीति कौन करते हो, बांटेगा और अहमद कौन साहब बांटेगा? दादी के विचारों को कौन आगे लेकर बांटेगा और? चलते हो, कौन छत्रपति बांटेगा? शिवाजी कौन महाराज मौका का परस्त? अपमान कौन करते मौका हो, परस्त? उद्धव ठाकरे मौका अब्दाली के परस्त है। वंशज बन गए उद्धव हो, ठाकरे ये आपको ज्यादा अच्छा लगता है। औरंगजेब का और जयकार जो- करने वाला, जो आधे आधे की औरंगजेब बात की हुई औलाद जिसको बन गए हो, झूठ करार देते अफजल हो। खान के ये आपकी समर्थक बन गए दुर्गति हो। को चलिए। अफजल प्राप्त खान के करवाएगी। समर्थक आने वाले आज तलवे चंद चाट घंटों रहे हो। के सोनिया भाई, बाद हमारा गांधी राजनीतिक डिस्कशन है ना, क्यों चीख रहे हो? 300 क्यों साल चीख से रहे हो? आगे बढ़ता ही नहीं है तब कभी। क्यों समझ चीख में रहे आएगा हो? शेर कौन है, क्यों चीख चूहा रहे हो? कौन है। क्यों अरे चीख रहे हो? हमारा खेल राजनीतिक खेल डिस्कशन खेल है ना। कांग्रेसी क्यों तो चीख रहा है? चलिए थोड़ा सा शांति, मुझे आशुतोष जी के पास जाना है। थोड़ा सा शांति, थोड़ी सी शांति भाई। कौन चूहा कौन टाइगर ये सब जनता तय करेगी। अरे शुक्ला जी हमारा राजनीतिक डिस्कशन ना 2024 में भी 300 साल पुराने चीजों पर ही होता रहता है भाई। आज की स्थिति में कोई बात ही नहीं करना चाहता, यही बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई। आशुतोष, क्या रिसोर्ट पॉलिटिक्स आपको दिखता है? ये रिसोर्ट पॉलिटिक्स का है शुक्ला जी हो गया, अभी हो गया। आशुतोष, अभी भी रिसोर्ट पॉलिटिक्स दिखेगा हमको, ये कभी खत्म नहीं हुआ है। और जब आप रिपोर्टिंग करते थे तब से लेकर अब तक हम लगातार रिसोर्ट पॉलिटिक्स देख रहे हैं भाई। पार्टी किसी की भी आए, फिर वो रीजनल पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, रिसोर्ट पॉलिटिक्स से हमें कोई मुक्ति नहीं मिली है। यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, सब जगह पे हमने देख लिया है। क्या इस बार दोबारा हमें वो देखना पड़ेगा महाराष्ट्र में? नहीं, मुझे तो लगता है कि दोबारा देखना पड़ेगा। और एक ही चीज है कि अगर महायुति की सरकार अगर बनती है बहुमत के साथ, तब तो शायद रिसोर्ट पॉलिटिक्स देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर त्रिशंकु विधानसभा बनती है और अगर महाविकास आघाड़ी की मान लीजिए अगर सरकार बनती है, उसको ज्यादा एमएलए नहीं बनते हैं, तो भी वो सरकार कितने दिन चल पाएगी, कितने दिन नहीं चल पाएगी, ये आशंका लगातार बनी रहेगी। आपने देखा किस तरीके से गोवा के अंदर जो है वो सरकार बनी, उसके बाद कर्नाटक बनी सरकार गिरी, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गिरी, और जहां सरकारें नहीं बनी वहां भी सरकार गिर गई। तो रिसोर्ट पॉलिटिक्स तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक ही शर्त पर
और वहां रिसॉर्ट पॉलिटिक्स नहीं होगी। अगर महायुति के पास अपना बहुमत आता है तब दूसरों के पास उतनी ताकत नहीं है कि वो सरकार गिरा सके, क्यों यहाँ सरकार गिराने के लिए जितने तरीके के तंत्र चाहिए वो सारे तंत्र यहाँ उपलब्ध होंगे। और उसके बाद एक एक विधायक अगर रिसॉर्ट में नहीं भी होगा तो भी उसको पकड़ा जाएगा, जो रिसॉर्ट में होगा उसको भी पकड़ा जाएगा। भाई शिवसेना कैसे टूटी? लोग तो गुवाहाटी चले गए और सूरत के रास्ते से गुवाहाटी गए। एनसीपी कैसे टूटी? इसी तरीके से टूटी। और उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है तो सबको पता है इस बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कौन, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से फैसला किया वो भी सबके सामने उपलब्ध है। तो अब जो लेकिन आशुतोष यहाँ पर तो पूरी की पूरी पार्टी शिफ्ट हो जाती है दूसरी तरफ। महाराष्ट्र में तो पूरी की पूरी पार्टी शिफ्ट हो सकती है। क्या इस तरीके की मूवमेंट भी हो सकती है क्या? अगर किसी को भी बहुमत नहीं मिलता है तो यहां पर मुख्यमंत्री पद को लेकर तो पहले से, अभी देखिए आज कल शाम को एकनाथ शिंदे की शिवसेना से वरिष्ठ मंत्री उन्होंने मांग कर डाली कि भाई अगर महायुति की सरकार बनाने की नौबत आती है तो एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री होने चाहिए। वहां पर एनसीपी के विधायक जो है कार्यकर्ता है वो पहले से ही होर्डिंग पूना में लगा रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री अजित पवार बनेगा। यहां पर संजय राउत पहले ही बोल चुके हैं कि भाई किसी भी हालत में उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नाना पटोले वहां पर विदर्भ में बयान दे चुके हैं उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में कि भाई संजय राउत को शायद नहीं पता है कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो मुख्यमंत्री पद को लेकर 2019 में मैंडेट के खिलाफ हमने चीजें देखी, ये 24 में भी तो हो सकता है, या अभी लाइनें खींच गई है, अभी यहां से वहां जाना लोगों को पसंद नहीं आएगा? देखिए बिल्कुल होगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। अजीत पवार के दावे की तो मैं बात नहीं करता क्योंकि अजीत पवार के पास कभी भी इतने विधायक नहीं हो पाएंगे कि वो अपने बल पे दावा कर सके। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर एकनाथ शिंदे फिर मुख्यमंत्री बनते हैं इसका मतलब 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर वैसा होता है तो देवेंद्र फडणवीस की पॉलिटिक्स क्या होगी महाराष्ट्र के अंदर? और भारतीय जनता पार्टी जो 152 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्या वो हमेशा अपने छोटे गठबंधन के साथी को मुख्यमंत्री के तौर पर लेगी? और वो बड़े विधायक होने के बावजूद भी, ज्यादा विधायक होने के बावजूद भी, सत्ता चलाने का ज्यादा अनुभव होने के बावजूद भी क्या वो पिगी बैक करेगी? क्या वो ये सवाल तो उठेगा चुनाव के बाद। और भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से मुख्यमंत्री का जो पद है वो शिवसेना को नहीं लेने देगी। और अगर लेने देती है तो इसका मतलब ये है कि फिर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए लॉन्ग रन में अच्छा भी नहीं होगा। जहां तक अघाड़ी का प्रश्न है तो मुझे नहीं लगता अघाड़ी के अंदर कोई बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। हाँ, अगर कांग्रेस के पास शिवसेना उद्धव ठाकरे की तुलना में कहीं ज्यादा विधायक आ जाते हैं, बहुत ज्यादा विधायक आ जाते हैं, तब तो वो आशंका है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे अगर ठीक ठाक उनके पास एमएलए आते हैं तो उद्धव ठाकरे फ्रंट रनर है अघाड़ी में और वही शायद मुख्यमंत्री भी बनेंगे। इस बार की एक दिलचस्प बात यह भी रही कि महाराष्ट्र में महिला वोटरों में काफी इजाफा हो गया है। तो मुझे महिला वोटरों पर भी आना है, लेकिन एक बार जल्दी से प्रेम शुक्ला जी से मुख्यमंत्री पद का सवाल ले लेते हैं कि प्रेम शुक्ला जी, आपके दोनों सहयोगी पार्टियों ने पहले ही दावा कर दिया है कि भाई हमारा नेता मुख्यमंत्री बनेगा। आपका दावा है तो बता दीजिएगा, क्योंकि पिछली बार 2022 में जब अनाउंस किया गया कि एकनाथ शिंदे बनेंगे मुख्यमंत्री, खुद देवेंद्र फडणवीस ने अनाउंस किया, हम लोग थे वहां पर, ताज प्रेसिडेंट में आपके सारे विधायक बैठे हुए थे, उनके चेहरे का रंग उड़ गया कि भाई इतना सब होने के बाद भी बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है। इस बार तो कम से कम कुछ मन में होगा ना कि भाई इस बार मौका मिलना चाहिए। एक बार आपने बलिदान दे दिया, बार बार बलिदान नहीं होगा। आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा है कि विधायक दल बैठेगा और तय करेगा कि किसको मुख्यमंत्री बनना है। और निश्चित तौर पर बिना किसी विवाद के, देखिए मांग करना हर किसी का अधिकार है, वो अजीत पवार जी के समर्थकों का भी अधिकार है, एकनाथ शिंदे जी के समर्थकों का भी अधिकार है और देवेंद्र जी के समर्थकों का भी अधिकार है। लेकिन यह निर्णय तीनों दल बैठकर संयुक्त रूप से लेंगे। नहीं, मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है ना, कल मांग भी हो सकती है, क्योंकि यहां पर चर्चा ये बात की हो रही है कि अगर बीजेपी 80-90 क्रॉस करती है तो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेगी, लेकिन अगर बीजेपी 80 के नीचे रहती है तो शायद एकनाथ शिंदे को मौका मिल सकता है मुख्यमंत्री बनने का। तो इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए ना कहीं कि भाई आखिरकार बीजेपी के कार्यकर्ता नेता किस तरफ देखे, इसकी कोई क्लैरिटी बन पाई है? नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि 2019 में वादा खिलाफी के बाद या वादा निभाया नहीं निभाया, किसने गलत बोला किसने झूठ बोला, उसमें बनी बनाई सरकार हाथ से निकल गई। तो इस बार तो यह रिस्क नहीं ली जाएगी ना किसी भी हालत में। देखिए, अगर मगर के सवालों का कोई उत्तर देना आवश्यक नहीं है। हम इतना निश्चित जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारा महायुति की सरकार का गठन होगा,
जिसको आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, हमारा विधायक चल चाहेगा, वो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के पद पर उसका आरोहण होगा। चलिए देखते हैं, जिसका मुख्यमंत्री उसी के नेतृत्व में आखिरकार सरकार चलती है सर। लेकिन उसके बावजूद भी फिलहाल नेतृत्व कोई और कर रहा है, मुख्यमंत्री कोई और बन रहा है, ये भी तो महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं। आशुतोष जी कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं, मुझे लगता है आशुतोष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आशुतोष जी नहीं, ये सवाल तो देवेंद्र फडणवीस से पूछना चाहिए ना कि भाई एक बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब उनको उप मुख्यमंत्री के तौर पर कैसा लगता है, ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए ना कि 5। और ये बात देखिए, देवेंद्र फडणवीस कोई मामूली मुख्यमंत्री नहीं है। वसंत राव नाईक के बाद वो अकेले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है जिन्होंने 5 साल का टर्म पूरा किया, और 5 साल का टर्म करने के बाद भी शिवसेना के साथ गठबंधन किया, और उसके बाद अपने बल पे गठबंधन की सरकार फिर बनने वाली थी। तो ऐसे मुख्यमंत्री को, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बाकी से बेहतर है, बाकी के इवन के शरद पवार भी 5 साल मुख्यमंत्री कभी नहीं, 3 बार मुख्यमंत्री थे, लेकिन कभी 2 साल के थे, कभी 3 साल के थे, 5 साल का टर्म कभी पूरा नहीं किया। तो क्या देवेंद्र फडणवीस को ये बात पसंद आएगी कि वो एक बार फिर से एकनाथ शिंदे के, जिनके पास विधायकों की संख्या बीजेपी से कम होगी, उनके डिप्टी रहे? क्या ये उनका मान सम्मान होगा या मानहानि होगी? गुलाब चंद दुबे जी के पास भी मुझे जाना है, हालांकि वो फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अभय दुबे जी हाथ खड़े किए हुए हैं, तो अभय दुबे जी से पूछ लेते हैं। अभय दुबे जी कि भाई ये रोक तो आपके यहां पर भी है। संजय राउत खुले आम कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री बनेगा तो उद्धव ठाकरे को ही बनाना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है शायद। इसी को लेकर 3 दिन ही बाकी है, ये तू मैमे में कहीं महायुति सरकार ना बना दे अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो। देखिए, ये अप्रासंगिक विषय का जवाब तो देना ही नहीं चाहिए कि महायुति की सरकार बन ही नहीं रही है। महाराष्ट्र के लोगों ने साफ निर्णय ले लिया। लेकिन जहां तक ही बड़ा मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, एक राज्य तो बताइए जहां विधायकों को कहने से निर्णय हुआ हो। मोदी जी के गुजरात से प्रारंभ कीजिए। नितिन पटेल फूट कर रोते रहे, पूछते रहे मेरा कसूर क्या था। वो रूपाणी जी को हटाकर फर्स्ट टर्म के एमएलए को चीफ मिनिस्टर बना दिया। उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, हर दूसरे दिन चीफ मिनिस्टर बदलते रहते थे। कर्नाटका में येदुरप्पा जी रोते रहते थे। एक प्रांत बताइए, वो तो मोदी जी की मंशा के अकॉर्डिंग नियुक्त किया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने तय कर लिया, क्योंकि मोदी जी को सबसे बड़ी करारी शिकस्त महाराष्ट्र ने दी थी लोकसभा के चुनाव में। सिर्फ 9 सीटें दी थी, 27% स्ट्राइक रेट था मोदी जी का, बाकी के राजनीतिक दलों में सबसे कम। तो महाराष्ट्र की जनता ने यह निर्णय ले लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी नित सरकार वो कतई नहीं बनाने वाली। इसलिए ये प्रासंगिकता इस प्रश्न की बाकी नहीं रह जाती कि वो सरकार, हाँ हम लोग अच्छे समन्वय के साथ सरकार बनाएंगे और जो सबसे ज्यादा एमएलए जीत कर आएगा वो अपना मुख्यमंत्री तय करेगा राजनीतिक दल। चलिए, पहले से ही कवायद शुरू हो गई है। रामदास अठावले, जिनका एक भी विधायक जीतकर आएगा कि नहीं उस पर सवाल है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि कई निर्दलीय विधायक उनके संपर्क में वो है, और उनका कहना है कि भाई किसी भी हालत में सरकार बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी और दिक्कत नहीं आएगी सरकार बनाने में। उनका यह कहना है कि हम कई निर्दलीय विधायकों के संपर्क में हैं। अब रामदास अठावले किसके कहने पर संपर्क में है? क्या बीजेपी के कहने पर है या शिवसेना के कहने पर है? देखो, जिस तरह एग्जिट पोल की रिपोर्ट आ रहे हैं उसके मुताबिक महायुति सरकार बना सकती है, इसी तरह की रिपोर्ट है। हम बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोगों के संपर्क में हैं, जो हमारी अलायंस पार्टनर्स है हमारे, उनके साथ हम संपर्क में है, और हमें सरकार बनाने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो गुलाब चंद दुबे जी फाइनली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलाब चंद दुबे जी, आपके वरिष्ठ नेता है यहां पर शंभुराज देसाई, उन्होंने साफ कह दिया है कि भाई मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे को ही बनाना चाहिए, और उसके बाद वो ये भी लाइन जोड़ देते हैं कि भाई आखिरकार फैसला दिल्ली में होगा, तीनों पार्टी के नेता बैठेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। लेकिन क्या है ना, इस बार महाराष्ट्र में वक्त कम है, 23 तारीख को नतीजे आएंगे, 24, 25, 26 तक सरकार नहीं बनी तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, तो जल्द से जल्द फैसला करना पड़ेगा। कोई वादा किया है बीजेपी की तरफ से कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ही बनाना चाहिए? क्योंकि कंपटीशन है आप में भी, जैसे महाविकास आघाड़ी में है वैसे ही आप में भी कंपटीशन है। क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तब भी आप सरकार में रहेंगे, उप मुख्यमंत्री पद मान लेंगे आप? जी साहिल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं, बताइए। हाँ साहिल जी, नेटवर्किंग इश्यू की वजह से हम सीधे हम फ्रेम में नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, हम आपके प्रश्न को सुने। आपने कहा कि शंभुराज जी ने
आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के प्रति मुख्यमंत्री बनने का उन्होंने कहीं न कहीं एक आकाश लगाया या अपनी उन्माद व्यक्त किया। स्वाभाविक बात है जिसके लिए कि हम एक शिवसेना के दिल दिमाग में अगर उनके पक्ष उनके दल का अगर मुख्यमंत्री बनता है या किसी शीर्ष नेतृत्व पे बैठता है तो खुशी होना स्वाभाविक है। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में, ये जो आपने प्रश्न रखा कि क्या आप उनको मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे नहीं, गले से लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना 26-28 वर्षों से जो मैत्रीपूर्ण संबंध रहा उसका निर्वाह करने के लिए ओरिजिनल शिवसेना, रियल शिवसेना, जिस शिवसेना से संबंध हमारा है, हम लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे। मैं ये दिन कैसे भूल सकता हूँ, 2 साल पहले की बात कैसे इस चीज को भूल सकता है शिवसेना कि हम 37 सीट हमारे थे, 103 पे थे, उन्होंने मुझे गला लगाकर सूबे का मुख्यमंत्री बनाया। आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बनते हैं, हमारे परसेंटेज, हमारे सीट कुछ भी संख्या क्यों न हो, लेकिन हम लोग सर स्वीकार करेंगे। हमारी जो महायुति का निर्णय होगा। प्रेम शुक्ला जी, बहुत बहुत बधाई भाई। ये तो ब्रेकिंग न्यूज दे दिया शिवसेना की तरफ से कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, आपको तो बहुत बधाई देनी चाहिए कि भाई उन्होंने मान लिया है कि अगर आपका मुख्यमंत्री बनेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे को बधाई दे रहे हैं हमारे यहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं। हमारे यहाँ कोई दिक्कत है, वहां देखिए संजय राउत, आनंद, नाना पटोले में जुगलबंदी वहां है। आनंद दुबे जी, जुगलबंदी है क्या? साहिल जी, क्या बढ़िया डिबेट हो रही है, क्या कल्पनाओं की बात हो रही है, सपनों की बात हो रही है कि मैं घोड़े पर बैठूंगा तो पीछे पीछे तुम भी उड़ते हुए आना। अरे जब सत्ता में तुम आने वाले नहीं, नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा उसकी चिंता कीजिए। देवेंद्र जी बनेंगे कि शिंदे जी बनेंगे कि अजीत दादा बनेंगे, उस पर माथापच्ची करिए ना। सरकार में तो हम आने वाले हैं, जनता ने जनादेश दे दिया है। जनता का जनादेश तो 2022 में ही आ गया था, जब सरकारों को तोड़ा गया, षड्यंत्र किया गया, पार्टी छीनी गई। ये सबका हिसाब किताब बराबर होगा 23 तारीख को। 23 तारीख को इस जनादेश पर आप ये सोचिएगा, जनादेश पर प्रतिपक्ष आपके यहाँ कौन होगा? आनंद दुबे, जनादेश पर एक एक्स फैक्टर है महिला वोटरों का। इस बार महाराष्ट्र में अभी थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन से डेटा हमारे पास आया हुआ है कि महिला और पुरुषों ने कितना वोटिंग किया है। अब इससे किसके पसीने छूट जाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि महाराष्ट्र में महिला वोटरों में इजाफा हुआ है। अभी के 2024 के चुनाव में अगर आप ग्राफिक्स देखें तो उससे पता चलेगा कि 2019 में 62.77% पुरुष वोटरों ने वोट डाले थे, जबकि 59.2% महिलाओं ने मतदान किया था। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में 66.84% पुरुषों का वोट है और सिर्फ 1% कम यानी 65.21% महिलाओं ने मतदान किया है। यानी 2019 में पुरुष और महिला मतदाताओं में अंतर जो था 3.97% का था, जबकि 2024 में यह अंतर घटकर 1.63% रह गया है। आशुतोष, इससे क्या हम लोग उम्मीद लगाए, क्योंकि लाडली बहना योजना को लेकर काफी चर्चा हो रही थी। कल भी कई सारे डेटा हमने देखे, सी वोटर का डेटा देखा या बाकी एग्जिट पोल्स का डेटा देखा, महिलाओं का झुकाव महायुति की तरफ दिखाया गया। और इस बार हम देख रहे हैं कि महिलाओं का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है, पुरुषों के मुकाबले बराबर पर महाराष्ट्र में महिलाओं का मतदान होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो इजाफा है ये क्या दिखाता है? नहीं, एक तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो लाडकी बहना योजना थी उसका फायदा महायुति को मिलेगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और इसका उदाहरण तो मध्य प्रदेश के अंदर भी देखने को मिला, और इसके उदाहरण कुछ अगर आप ध्यान से देखें तो झारखंड में भी जो मैया सम्मान योजना है उसका असर वहां पे दिखाई पड़ रहा है। अन्यथा जिस जेएमएम के बारे में कहा जा रहा था कि शायद लड़ाई में नहीं होगी, वो पूरी तरीके से लड़ाई में और वहां जीतने की उनकी संभावना बनी हुई है। तो इसलिए महिला वोटरों में अगर इजाफा होता है, अगर वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, तो वो महायुति को ही फायदा होगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि कोंकण के इलाके में होता है या मुंबई के इलाके में होता है या विदर्भ के इलाके में होता है, क्योंकि विदर्भ के इलाके में जिस तरीके से जो एग्रेरियन क्राइसिस है, अब उस एग्रेरियन क्राइसिस की वजह से तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पुरुष ही परेशान होंगे, महिलाएं परेशान नहीं होंगी। तो ये भी हो सकता है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हो, लेकिन वहां पर लाडकी बहन योजना का उतना असर ना पड़े। लेकिन कोंकण के इलाके में, थाने के इलाके में, मुंबई के इलाके में इसका काफी असर देखने को मिलेगा। क्योंकि एक चीज और है, क्योंकि जो लाडकी बहन योजना का जो एक असर है
वो कहीं ना कहीं लोग एकनाथ शिंदे से जोड़कर देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भाजपा को कितना असर मिलेगा, और भाजपा विदर्भ के इलाके में कांग्रेस के सामने लड़ाई लड़ रही है, तो वहां इंटरेस्टिंग होगा देखना कि वहां जो कृषि संकट है उसका कितना असर महिला वोटरों के वोटर पर पड़ेगा। आखिरी 1.5 मिनट मेरे पास बाकी है, पहले मैं अभय दुबे जी के पास जाऊंगा। अभय दुबे जी, कहीं लेट तो नहीं हो गया आपको 1500 का 3000 करने में? अगर तुरंत ही कर देते तो शायद महिला आपकी तरफ भी झुकाव रहती। अब पता नहीं किसको वोट डाला है, लेकिन इतना तो जरूर है कि 2019 के मुकाबले महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है। पुरुषों के करीब करीब आती हुई महिला वोटर्स यहां पर नजर आ रही है। ये थोड़ी दिक्कत तो नहीं हो जाएगी अभय दुबे जी? देखिए, महिलाएं महंगाई की मार से त्रस्त नहीं है क्या महाराष्ट्र की? 400 का गैस का सिलेंडर 1000 के पार हुआ, 60-70 की दाल तेल 200 के पार कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, पेट्रोल डीजल, तो उसका भी फर्क पड़ता है। और आशुतोष जी की बात से मैं सहमत हूं। आप देखिएगा अगर तो 40-60 का रेशो आ गया है महिला किसानों का जो पुरुष किसानों की। आप एग्रीकल्चर सेंसस को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और मराठवाड़ा और विदर्भ में यहां पर तो इतना 67 सीट अकेला सोयाबीन तय कर रहा है, और वहां आधे आधे किसान महिला और पुरुष हैं। तो ये जो विदर्भ और मराठवाड़ा है ये डिसाइसिव रोल प्ले करेगा। हमने बड़ा स्ट्रेटेजिक सीटों का अलॉटमेंट किया है। पश्चिमी महाराष्ट्र में एनसीपी का प्रभाव है, तो 37 सीट वहां पर शरद पवार जी, क्योंकि चीनी मिल और सहकारिता का एक आंदोलन है, तो हमने एक बहुत स्ट्रेटेजिक मुंबई, कोकण, इन एरिया में जहां पर शिवसेना का वर्चस्व है, तो क्या डिसाइड करती है, ये बहुत बड़ा मामला हो सकता है महाराष्ट्र में। और इसी को लेकर ये सारी बहसबाजी होगी। 2024 के विधानसभा चुनाव का अंतिम फैसला कल दोपहर को 12-1 बजे तक शायद तस्वीर साफ हो जाएगी। अगर जिस तरीके के एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उस तरीके का मामला निकलता है तो महायुति के लिए सरकार बनाना आसान होगा, लेकिन इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र का खेल जो 2019 में शुरू हुआ है वो 2024 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बावजूद भी खत्म होगा। ऐसी स्थिति फिलहाल महाराष्ट्र में नहीं है। तो इसके लिए महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा से दिलचस्प बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल मेरे साथ दंगल में सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरें और कल पूरे दिन भर महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे सुबह से लगातार देखते रहिए आज तक।